हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं कमल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कमल द एकेडमिक कोच में। बच्चों, जब बात केमिस्ट्री की आती है ना तो ज़्यादातर बच्चों को ना पसीने छूटने लगते हैं। बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, ये है वो है फलाना है, हमको समझ में नहीं आती, फॉर्मूले याद नहीं होते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट ना कोई नहीं हो सकता। केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट ना कभी पहले कोई हुआ है ना कोई हो सकता है। अगर आपको केमिस्ट्री में मास्टरी लेनी है, आपको जो केमिस्ट्री का फियर है उसे ओवरकम करना है, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जिनको अगर हम अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करें तो हम जो केमिस्ट्री का फियर है अपना उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, विच इज़ द बेसिक ऑफ एनी केमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, कभी भी आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कभी भी आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एक तो वीडियो को एंड तक देखें, दूसरा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, बने रहें मेरे साथ कमल एकेडमिक कोच में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो सबसे पहली बात है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और क्यों होती हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं और इनको अगर हम याद कर लेते हैं तो सारे चैप्टर को इजीली हम ग्रैब अप कर पाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की या केमिकल चेंज की। तो केमिकल रिएक्शन चेंज क्या है? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस। क्या? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए मैंने क्या बोला? नया सब्सटेंस। जब तक नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसी को हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन मैंने बोला कि होती क्यों है, कारण क्या है केमिकल रिएक्शन होने का। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जैसे हम सभी लोग अपने लाइफ में पढ़ते हैं और हम सभी पढ़ाई क्यों करते हैं? कोई पढ़ाई करता है, कोई स्किल सीखता है, कोई गाड़ी का काम करना सीखता है, कुछ भी हम काम करना सीखते हैं अपने लाइफ में। अल्टीमेट गोल हमारे लाइफ का क्या होता है? टू अर्न मनी। क्यों? क्योंकि मनी ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द लाइफ। यानी कि हम सब अपने लाइफ में क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। इन द सेम वे अ केमिकल सब्सटेंस ऑल्सो वांट्स टू स्टेबल इन इट्स लाइफ। अब केमिकल सब्सटेंस कौन सा पैसा कमाता है भाई? तो केमिकल सब्सटेंस क्या करता है? उसके लिए स्टेबिलिटी, अभी मैं केवल आपके कोर्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, वैसे इसका जो क्राइटेरिया है बहुत वाइड है। तो केमिकल सब्सटेंसेस में स्टेबिलिटी कैसे आती है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम क्या करते हैं? हम किसी के यहाँ जाकर जॉब करते हैं या हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें हम और लोगों को जॉब दे सकें। इन द सेम वे केमिकल सब्सटेंस क्या करता है? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन। अब हम जॉब नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? तो हम शेयरिंग कर लेते हैं। इन द सेम वे केमिकल सब्सटेंस भी क्या करता है ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है? इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ना गेन कर सकता है, ना लूज कर सकता है, ना शेयर कर सकता है, तो हम क्या करते हैं? हम भी अपने बिजनेस के लिए क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। इन द सेम वे केमिकल सब्सटेंस ऑल्सो रिसीव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सम अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली दे फॉर्म अ बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड एक शब्द आपको मैं बता रहा हूं। बॉन्ड का मतलब होता है
अ फोर्स बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगर हमको बैंक लोन देता है तो हम बैंक से बंध जाते हैं कि हमको उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से दो सब्सटेंसेस के बीच में बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं। व्हेन द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फॉर्म्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अगर शेयरिंग के कारण बॉन्ड्स बनते हैं, वी कॉल देम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जो कि अपने कोर्स में अभी नहीं। तो हमें मेनली आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अभी 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये रीजन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का। सबसे पहली बात हमें समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। और फिर वो क्या करते हैं, तीन तरीके के बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होती है। अब आ जाते हैं चैप्टर में वापस से लौट कर, क्या कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब बार बार अगर हम इतनी सारी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, पूरा डिटेल में लिखेंगे, तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम उनको सिंबलाइज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बार बार लिखूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इट मे बी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा उसको लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। हाँ, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, आपने भी देखा होगा इसमें कुछ, उस पॉइंट पे मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात होती है इक्वेशन की। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसमें कि हम क्या करते हैं, A प्लस B गिव्स C प्लस D। उसको क्या कर लेते हैं, हम सिंबलाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर को सिंबलाइज करके आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होते कितने टाइप के हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेनली आपके बुक्स में दो टाइप के बताए जाते हैं, लेकिन ये तीसरा वाला जो मैंने लिखा है ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है। यही ट्रिक है। क्या, सबसे पहले बात करते हैं इनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल, अनबैलेंस्ड। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स are not equal to the number of atoms in products, then the type of reaction is called unbalanced or skeletal equation, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, लेकिन इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2H2 plus O2 gives 2H2, ठीक है। Now this is the another type of reaction, balanced equation, in which the number of substance, the number of atoms of reactants are equal to the number of atoms in product of a particular substance। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4, यहाँ हाइड्रोजन के 2, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तीसरा, ये जिन बच्चों को केमिस्ट्री कठिन लगता है उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। क्या, वर्ड इक्वेशंस। जैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना होता है, हमें रिएक्टेंट्स याद रखने होते हैं, प्रोडक्ट्स याद रखने हैं और कंडीशन याद करनी होती है। कंडीशन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, उनके बीच में प्लस साइन लगा के, जैसे H2 प्लस O2 गिव H2O, मैंने लिख के बताया आपको। और लेफ्ट साइड के बाद हम एक एरो लगाते हैं और उस एरो पर क्या लिखते हैं, हम कंडीशंस लिखते हैं, जिन पर्टिकुलर कंडीशंस में कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कोई प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर है क्या, वो सब आगे अभी चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो जब A प्लस B गिव C प्लस D, और राइट साइड की तरफ हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमें केमिकल रिएक्शन याद करनी होती है, हमें सिंबल्स याद नहीं हो रहे होते हैं, बड़ी परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में याद करते हैं। कैसे, हम कहेंगे हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये पहली स्टेज है। जैसे ही हम पहली स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं, हमारी दूसरी स्टेज आती है जिसमें हमें पता है हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, और वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O। अब इसको बैलेंस करने के कई तरीके हैं। हम कह सकते हैं
H2, इसको O2 लिखते हैं। अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो या तो ऊपर की तरह कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर हाफ कर सकते हैं। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, ठीक है। सो वर्ड इक्वेशन एक मैंने आपको नई ट्रिक बताई जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को इजीली ग्रैब करना शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम याद कर लेंगे और फिर इनके दो एग्जांपल, कम से कम दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी हुई मानी जाएगी जब उसमें एंड में क्या बने, कोई नया सब्सटेंस बने। मींस अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। ये आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। H2 plus O2 gives H2O ले सकते हैं, या मेरा फेवरेट ले सकते हैं C plus O2 gives CO2। बड़ा सिंपल होता है, सिंपल चीजें याद करो और मौज करो, ठीक है। तो C plus O2 gives CO2। आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की ही प्रॉपर्टीज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो जब नया सब्सटेंस बनता है तो हम कहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम आयरन को, लोहे के आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं, जब मॉइस्चर में रख देते हैं जहां उस पर पानी पड़ता रहे और खुले में हवा मिलती रहे, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाती है। क्यों जंग लग जाती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। और उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो चेंज इन कलर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या, कि जब हम आयरन को, आयरन मींस Fe प्लस O2 प्लस XH2O क्या बना देगा, Fe2O3.X। यहाँ X क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2Fe प्लस 3O2 गिव Fe2O3, 3/2O2 सॉरी, 3/2O2 गिव, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3 XH2O, ठीक है। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 के सॉल्यूशन में, नाम बताया मैंने आपको कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम मान लीजिए जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है कॉपर, और जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। सो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स जिनको कि हम चेंज इन कलर में यूज कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल सकते हैं जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कम से कम 2 एग्जांपल हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, जनरली या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट रिलीज, इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में या तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या इवोल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे किसी भी सब्सटेंस, किसी भी टाइप का कंबस्शन, आप याद रख लीजिए, कंबस्शन ऑफ कोल इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हम देख सकते हैं जब सांस बाहर आती है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूं जो कि आपके पूरे चैप्टर में, ना केवल पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में जगह जगह काम आएगी। इसकी एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि CaO प्लस H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस। CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं। जब इसमें वाटर से रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी के साथ बहुत सारी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ बहुत शॉर्ट शब्दों में। एक पहेली है जिसका कि आंसर ये रिएक्शन है। क्या, एक राजा के दरबार में एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं एक झूठ बोलूंगा और अगर उस झूठ को आपने सच में
किसी ने भी कन्वर्ट कर दिया तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, नहीं तो आपको मुझे अपना राजा बनाना पड़ेगा। राजा ने बेचारे ने बात मान ली और उसने एक झूठ बोला। वो झूठ क्या था कि एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक बार गधों का एक झुंड कहीं जा रहा था, बहुत सारे गधे कहीं जा रहे थे, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और सारे गधे जलकर मर गए। ठीक है, तो किसी पर भी इसका जवाब नहीं आया। फाइनली एक इंसान था जो कि वहाँ का साइंटिस्ट था उनके राज्य का, तो उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। उसने क्या कहा कि जब गधे जा रहे थे तो उनकी पीठ पर क्या लदा हुआ था? चूना लदा हुआ था, यानी कि क्विक लाइन, CaO। जब बारिश हुई तो इस बारिश की पानी की रिएक्शन इससे हुई और क्या बना? स्लेक्ड लाइन बना, जिसके साथ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई और इस हीट के कारण सारे गधे जलकर मर गए। ये सेम रिएक्शन कब होती है? जब व्हाइट वॉश के लिए सफेदी घर लेकर आते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं तो बहुत तेज बुलबुले निकलते हैं, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखें, ये पूरे सिलेबस में जगह जगह अपने पास काम में आने वाली है। कैसे आएगी वो मैं क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, टिल आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। ठीक है, कभी भूलिएगा नहीं। तो चेंज इन टेम्परेचर के भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए बहुत सारे। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब दो सब्सटेंसेस, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जैसे कई बार आपको आपके दोस्त का पेन बहुत पसंद आ गया और उस दोस्त को आपकी कैप बहुत पसंद आ गई, तो आपने क्या किया? 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए उसको एक्सचेंज कर लिया या हमेशा के लिए कर लिया। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं तो क्या होता है? एक सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन में। जो सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है बीइंग अनसॉल्युबल, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसको कि छान के अलग कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई। ये सारे एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब अपने ना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी काम आएंगे। तो 2 एग्जांपल अगर हम याद करते हैं तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी बहुत अच्छे से काम आ जाएंगे। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये C+O2 गिव्स CO2, ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो बहुत सारे के। जैसे जब कभी भी कोई एसिड, मुझे लिखना चाहिए डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड जब कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटेलिक सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये क्या प्रोसेस हो गई? देखो, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में याद हो गया। अब इसमें कोई भी एसिड आप फिल कर सकते हो। आप HCl करो, यहाँ पर मैग्नीशियम कर दो, MgCl2 बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी रिएक्शंस को ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा। इससे आगे हम अपने चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब टू कंबाइन, यानी कि जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। कॉम्बिनेशन को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। जैसे अगर हम बात करें, अभी मैंने पढ़ी, आपको बताइए इक्वेशन C+O2 gives CO2, 2H2 plus O2 gives 2H2O. So when 2 elements get combined to form a new substance, then the type of reaction is called combination reaction. 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू
कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको दूसरी रिएक्शन बताई थी क्या, कि बहुत सारे गधे जा रहे थे, बारिश हुई, सारे गधे जलकर मर गए। तो कौन सी रिएक्शन थी कि व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, साथ में हीट, बट हीट इज नॉट अ सब्सटेंस, एनर्जी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हीट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और किसी भी इक्वेशन के नीचे उसके नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती है। मैं यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिखे हैं मैंने, अदरवाइज जैसे एक इक्वेशन लिखी है आपने, इसके नीचे आप नाम लिखेंगे क्या, क्विकलाइम वाटर स्लेक्ड लाइम एंड हीट, ठीक है। तो अब आपकी रिएक्शन पूरी हो गई। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स दिखा सकते हैं। कोई भी दो एग्जांपल आपको याद रखने, एक मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल आपका होम असाइनमेंट हो गया, आप अपने आप ढूंढ के कीजिए, ठीक है। देन थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड। जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं तो भी ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं, जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। फिलहाल आपको ग्रैब करना पड़ेगा क्या, कि जब ईथीन, इसको ईथीन बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो मैंने यहां पर आपको कैटलिस्ट बताया, कैटलिस्ट कौन सा होता है, निकेल, प्लेटिनम, पैलिडियम। किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि क्या बन जाता है, ईथेन बन जाता है। मैं जानता हूं अभी ये नाम आपके लिए थोड़े से नए हैं, लेकिन फिर भी आप ये रिएक्शन ग्रैब कर सकते हैं। जब कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कैटलिस्ट में एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। आपने देखा होगा सड़क पर अचानक चलते चलते क्या होता है, दो लोगों की टक्कर हो जाती है, ठीक है, बेचारे जाने लगते हैं, इतने में तीसरा आता है, टक्कर कैसे मारी तूने, एक्चुअली इज नॉट फाइटिंग, बट उसने क्या किया, उन दोनों को आपस में लड़वा दिया, ठीक है। पुलिस आ जाती है, पुलिस क्या होती है, पुलिस को देखते ही दोनों लोग शांत हो जाते हैं। पुलिस भी एक कैटलिस्ट है, ठीक है, जो रिएक्शन को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो बहुत से लोग लड़ाई बढ़वा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, और जो रिएक्शन की रेट को स्लो कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन कहलाते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट याद रखिएगा, कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या बनाए, एक सब्सटेंस बनाए, तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तीन टाइप के, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वन एलिमेंट वन कंपाउंड। दैट्स इट। यहां से कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है अक्सर। रब कर दूं। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन इज व्हाट, इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कोई सब्सटेंस होगा जो ब्रेक होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस बनाएगा। तो देख सकते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर चाहिए होता है। अगर मुझे एक ब्रिक को ब्रेक करना है तो मुझे क्या है, हैमर चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे जब कभी भी कोई भी डिकम्पोजिशन होगा तो उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके इफेक्ट में वो केमिकल रिएक्शन होगी, और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा,
थर्मल मतलब टेम्परेचर, कि व्हेन द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब किसी चीज को गर्म करें और वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए, तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं अप टू वेरी हाई टेम्परेचर, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं, तो क्या बना देता है, CaO प्लस CO2 बना देता है। ठीक है, CaCO3 इज व्हाट, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं या इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो वो क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अभी हमने बताया भी था, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरीड आउट under the effect of temperature and that is why it is also named as thermal decomposition reaction। समझ में आया? ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, उसका रिवर्स, कि जब हम वाटर के अंदर क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, 2H2 प्लस O2 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसे ही हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में व्हेन द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, फोटो मतलब लाइट, तो उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब कभी भी हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। दिस इज द टाइप ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भाई सिल्वर क्लोराइड को हमेशा डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में क्यों रखा जाता है और डार्कनेस में क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जब वो सन के इफेक्ट में आती है, सन के प्रेजेंस में, वो ब्रेक हो जाती है सिल्वर और क्लोरीन में और जो सोल्यूशन होता है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छे से। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि क्या होगा, एक की जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा, है ना। अब दूसरा कौन आ सकता है, देखो हमेशा इट इज द रूल ऑफ नेचर कि कमजोर की जगह हमेशा ताकतवर लेता है ना, इट इज द रूल ऑफ नेचर। इसीलिए हम कहते हैं कि ताकतवर बनना चाहिए। ठीक है, ताकतवर बिल्ड से नहीं, नॉलेज से ताकतवर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ये सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसको कि हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में अपने को याद करना पड़ेगा कि it is the series of the metals, it is the series of the metals in which the metals are arranged in a decreasing order of their reactivity। यानी कि जो ऊपर की साइड मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम द मेटल्स लाइंग बिलो देम। ठीक है, दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस सीरीज को अपने को याद करना है। एक ट्रिक बता देता हूं छोटी सी आपको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा फनी वर्ड मैंने बनाया है, आप लोग अपना जो भी चाहे बना सकते हैं। क्या, काना कौआ मांगे आलू, जहीर फेंके पेबल्स, हमारे कुत्ते पहने सिल्वर गोल्ड। आप याद कर सकते हैं, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। क्या, काना कौआ मांगे आलू, जहीर फेंके पेबल्स, हमारे कुत्ते पहने सिल्वर गोल्ड। ठीक है, इससे आपको भी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही हमारा
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद करने में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि जो मेटल ऊपर की साइड होती है इट कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, है ना, विच इज लाइंग बिलो इट। जैसे अगर मैं बात करूं पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है इसके सॉल्ट में से। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई? इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मेटेलिक सॉल्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने बताया था आपको कि अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम क्या डाल दें, पहले मैंने जिंक बताया था, अब आयरन बता देता हूं। आयरन डाल दें तो क्या होगा? ये आयरन देखो कहां पर है, आयरन कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है ना। तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा इसकी जगह से, ठीक है। क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका कलर क्या था? मैंने बताया था ब्लू, और इसका कलर क्या हो जाता है? लाइट ग्रीन। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो यहां पर चेंज इन कलर का भी एग्जांपल हो गया। हाँ, मैंने नाम नहीं लिखे हैं, नाम जरूर लिखेंगे। क्या? कॉपर सल्फेट, आयरन, आयरन सल्फेट और कॉपर। कॉपर की रिंग सॉल्यूशन के ऊपर आ जाती है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये याद कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, कंप्लीट द रिएक्शन का। बच्चे 90% बच्चे उसको गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज का ज्ञान नहीं होता। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन होता है CuSO4 प्लस H2 गिव्स व्हाट? अब देखो यहां पर कहीं पर हाइड्रोजन दिखाई दे रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो कॉपर से नीचे लाई करती है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं H2SO4 प्लस Cu, जो कि गलत हो जाता है। जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? एज कॉपर लाई अबव द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए यहां पर क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं होती। तो अच्छे से इस चीज को याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंप्लीट द रिएक्शन करके दे देते हैं और बच्चे उसमें उल्टा उल्टा लिखाते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या बन जाए वो? 2NaCl प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। जबकि रिएक्शन किसकी हो रही थी? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। सोडियम की जगह पर क्या आ गया? बेरियम, और बेरियम की जगह पर क्या आ गया? देख रहे हैं आप? सोडियम किसकी जगह चला गया? बेरियम की जगह, और बेरियम किसकी जगह आ गया? सोडियम की जगह। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस जब होते हैं तो यहां पर क्या होता है? बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि नीचे बैठ जाता है सोल्यूशन में, उसे छान के हम अलग कर देते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या हो गया? प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? उसके बाद आता है, देखो यहां तक अपने कोर्स में चारों रिएक्शंस प्रॉपर्ली बताई जाती हैं, ये भी बताई जाती है रेडॉक्स, लेकिन ये दोनों ना हिडन रहती है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइज आप सब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कुछ न्यूट्रल हो रहा है। न्यूट्रल मतलब व्हेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिड, क्या? व्हेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बेस एंड न्यूट्रलाइजेज इट, उसका इफेक्ट क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे व्हाई द पेशेंट ऑफ एसिडिटी डिसऑर्डर इज सजेस्टेड टू टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज व्हाट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो इनो राहत पहुंचाए 6 सेकंड में, दैट इज व्हाट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन को वर्ड इक्वेशन से याद कर लेते हैं हम, क्या, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। इसमें कुछ भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इन केस ऑफ द बाइटिंग ऑफ हनी बी व्हाट विल बी द रेमेडी यू विल सजेस्ट। या तो पूछ लेंगे रेमेडी आपसे, या फिर पूछेंगे व्हाई अ सोप, व्हाई अ बेस इज अप्लाइड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो आप बोल सकते हैं कि मधुमक्खी में क्या होता है, हनी बी में, उसके स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पे जब कोई बेस अप्लाई करते हैं, साबुन लगाते हैं, या कोई लोहा होता है जिसमें जंग लगी होती है, वो भी बेसिक होता है, जब उसको लगाते हैं तो क्या होता है, तो वो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, जिसके कारण जो बर्निंग सेंसेशन होता है हमारा वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको और आगे क्वेश्चंस बताता रहूंगा, फिलहाल चैप्टर पे चलते हैं लॉट पर। ठीक है, तो एसिड और बेस का कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड वाटर। नाम इनके जरूर लिखने हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो नाम से पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, एक्सो मतलब आउटसाइड। तो जब कभी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक, कंबशन इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, C+O2 ऑन हीटिंग गिव्स CO2, और साथ में क्या होता है, बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। तो यहां से कंबशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन मैंने बताया, रेस्पिरेशन की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है सॉरी, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट एनर्जी। तो हीट इवॉल्व होती है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैं इसको बोर्ड पे लिख के नहीं समझा रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा। क्या, 6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। तो यहां से आपको याद हो जाएगा, हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और जहां हीट कंज्यूम होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या होता था, CaCO3 ऑन हीटिंग। तो यहां पर हीट का साइन आ गया, डेल्टा लगाया ना मैंने, दैट इज द साइन ऑफ हीट, ट्राइंगल। ठीक है, क्या देता है ये, CaO प्लस CO2। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको कैरी आउट करने के लिए, जिसको कैरी करने के लिए क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है, देखो, रेड ऑक्स यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी और रिडॉक्स भी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जब तक एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाए कि ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, तब तक आप उसमें अपना नाम रिडॉक्स नहीं देंगे। बाकी और टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन किसी ना किसी फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी आपके जो बेसिक क्राइटेरिया है केवल उनकी बात करेंगे। जब आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रिडॉक्स का जो क्राइटेरिया होता है बहुत वाइड होता है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन आप कभी भी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। हाँ, आपसे पूछा जाएगा रिडॉक्स है या नहीं है तो आप जरूर बताएंगे। कैसे, अभी बताता हूँ। आप इनकी डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। जैसे 3 पॉइंट याद रखिए, इन्हीं 3 से क्वेश्चन आएगा। क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब होता है रिडक्शन। क्या? अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहेंगे कि उसमें रिडक्शन हो रहा है। और इसका अपोजिट अगर हम कहें एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लें, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें, तो हम कहते हैं कि भाई क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जब दोनों साथ साथ हो तो आपके कोर्स में जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो क्या पूछा जाता है? Na+Cl 2Na+Cl2 गिव 2NaCl, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बच्चे इसका आंसर लिख देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दोनों क्राइटेरिया तो पढ़े होते हैं, ये नहीं पढ़ा होता। तो इसमें ये रिएक्शन कैसे होती है आप समझ लीजिए। सोडियम क्या करता है? इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन बनाता है। तो मैंने क्या बताया? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन अपने ऐड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। और जब ये दोनों आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है? NaCl। तो एक में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, ध्यान रखिएगा। यही वाला ज्यादा आता है, और भी आते हैं जो मैं क्वेश्चन ईयर में अपने में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं। आई होप मैं आपको समझा पाया। हाँ, कुछ इफेक्ट्स आते हैं हमारे कोर्स में, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। दीज आर द टू इफेक्ट्स which are caused by the oxidation reaction। तो इनसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन द फूड। तो जो हमारा फूड होता है उसमें क्या होता है? फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स का। और ऐसा फूड जो होता है वो इट स्टार्ट्स गिविंग अ फाउल स्मेल एंड एन अनप्लीजेंट टेस्ट। उसका टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों ही खराब हो जाती है। ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं? रेंसिड फूड कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी इज द मेन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पूछा जाता है कि व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वी एड सम एंटीऑक्सीडेंट टू आवर फ्यूल, जो हमारे फैट के ऑक्सीडेशन को बचाते हैं। जैसे जो बाजार में पैकेट फूड मिलते हैं, जैसे अंकल चिप्स मिलता है या कोई भी इस टाइप के चिप्स मिलते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? उनमें आपने देखा होगा एयर भरी रहती है। तो दीज पैकेट्स आर फर्स्ट फ्लग्ड विद नाइट्रोजन, उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है जिसके कारण उनका फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? और जो फूड होता है वो रेंसिड होने से बच जाता है। अगर रेंसिड फूड कोई व्यक्ति कंज्यूम कर ले तब क्या होगा? तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और सर्टेन केसेस में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, दूसरा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज डिप्लीशन ऑफ अ मेटल लेयर बाय लेयर, डिप्लीशन ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, आपने देखा होगा आयरन में अगर धीरे धीरे जंग लगती जाए तो उसकी लेयर्स अलग होती चली जाती है। किसके कारण होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज कोरोजन। अब कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं? हम पेंटिंग करते हैं। लोहे के आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं? हम पेंट कर देते हैं जिससे उसमें कोरोजन नहीं होता। हम ऑयलिंग करते हैं साइकिल की चेन में, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि किसी एक आर्टिकल के ऊपर, लोहे के आर्टिकल के ऊपर जिंक की पॉलिश कर देते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? एलॉइंग भी कर देते हैं। आजकल देखो बाइक में एलॉय व्हील्स आते हैं। एलॉय व्हील्स क्यों आते हैं? क्योंकि एलॉय डज नॉट गेट रस्ट इजीली। ठीक है, समझ में आई बात? तो बहुत सारे आप यहाँ पर हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, कभी कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई एल्यूमिनियम इज कॉल्ड अ सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल।
तो आपके लिए ये होम असाइनमेंट है, व्हाई एल्यूमिनियम इज कॉल्ड अ सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग। यहाँ से आप ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको आंसर मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इन दोनों के आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। टिल देन मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, केमिस्ट्री विल बी अ फन फॉर यू। थैंक यू, गुड डे।